हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं कोमल चंद्राकर। हम लोग पढ़ रहे थे ACF का पेपर की तैयारी कर रहे थे। ACF का पेपर 2 फॉरेस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट है एक पेपर, लास्ट पेपर फॉरेस्ट्री, उसको पढ़ रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सिलेक्ट हो जाते हैं ACF में तो आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा तो सबसे पहला ट्रेनिंग आपका मैनेजमेंट का ही होगा। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी? फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। फॉरेस्ट को मैनेज करना अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उद्देश्य के आधार पे, ठीक है, ताकि हम आज की पीढ़ी, आने वाली कल की पीढ़ी और उसके बाद आने वाली और पीढ़ी को हम सप्लाई कर सके और साथ में इन्वायरमेंट को, हमारा जो पृथ्वी का जो वातावरण है उसको भी बचा सके और किसी पे किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो सके। सप्लाई और डिमांड, ठीक है, उसके बीच में संतुलन बनाए रखना। संतुलन बनाए रखने से क्या होगा, जो रेट है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, दबाव फॉरेस्ट पे कम हो जाएगा। उसके लिए हम फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब देखो, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, क्या? NCA, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, कब? 1970 में फॉरेस्ट मैनेजमेंट को बोला, फॉरेस्ट को मैनेज करने की अब ज़रूरत है। ठीक है, बोला गया ऐसा। उसके बाद फॉरेस्ट के लिए उससे पहले और पॉलिसी वगैरह आ चुकी थी, लेकिन इसने प्रभावित तौर पे कहा। उसके बाद 1976 मैं जब लेजिस्लेशन पढ़ाऊंगी तब डिटेल में पढ़ाऊंगी क्या है, कैसे कैसे एक्ट्स बनते गए, उसमें क्या क्या कहा गया, सब बताऊंगी मैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। 1976 में, ठीक है, 1976 की जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, संविधान का जो 42nd 42वां संशोधन, क्या अमेंडमेंट हुआ था, कब? 1976 में। पहले जो था फॉरेस्ट जो था, वन जो था, वो संघ सूची का विषय था। क्या था? संघ सूची, यूनियन लिस्ट का विषय था। यूनियन लिस्ट का विषय था। कब? इससे पहले 1976 में संशोधन किया गया और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को किस में लाया गया? तो समवर्ती सूची, किस में लाया गया? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया। में कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया गया। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला कि फॉरेस्ट जो है, वन एवं वन्य जीव, किसके, कौन से संघ, किसके लिस्ट में आते हैं? तो किसके लिस्ट में आते हैं? पहले तो इसमें आते थे, अब किस में आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट जो है, जो सूची है, इसमें कब लाया गया? तो 1976 में 42nd संविधान संशोधन, ठीक है, 42nd संविधान संशोधन में इसको लाया गया। ठीक है, अब देखो, फॉरेस्ट को हमको मैनेज करना है, फॉरेस्ट को हमको मैनेज करना है। तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे हाई फॉरेस्ट, कॉपीज फॉरेस्ट, एज के हिसाब से, सॉरी, उगने के आधार पे किस तरीके से उग रहा है, एज के हिसाब से, इवन एज, अनइवन एज। ठीक है, अब देखो, फॉरेस्ट जो है मैनेजमेंट के आधार पे, एक तो होता है प्राइवेट फॉरेस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है पब्लिक फॉरेस्ट, मैनेजमेंट के आधार पे। प्राइवेट फॉरेस्ट को कौन मैनेज करेगा? प्राइवेट बॉडी। और इसको कौन मैनेज करेगा? तो गवर्नमेंट, सरकार मैनेज करेगी। ठीक है, जो प्राइवेट फॉरेस्ट है, ये जो प्राइवेट फॉरेस्ट है, इसका उद्देश्य क्या होगा? ये सिर्फ अपने बारे में सोचेगा,
ये नहीं, ये इसके बारे में सोचेगा कि हाँ ये फॉरेस्ट में लगाऊंगा कि आजू बाजू वाले जो सोसाइटी है, जो समाज है, जो वन विलेज है, गांव है, उनको क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे उनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो इसके बारे में नहीं सोचेगा। वो सिर्फ किसके बारे में सोचेगा, तो अपने बारे में, खुद के बारे में सोचेगा, अपने बारे में सिर्फ। लेकिन पब्लिक फॉरेस्ट जो होगा, पब्लिक फॉरेस्ट क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या होगा, सबको साथ में लेके चलेगी, मतलब वो इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखेगी, है ना, इन्वायरमेंट को ध्यान रखेगी। वहाँ की जो सोशल पीपल है, जो समाज में जो लोग हैं, उनके ज़रूरत को ध्यान में रखेगी, मतलब नीड्स को ध्यान में रखेगी, उनसे उनको कुछ उत्पाद मिले जिससे उनका जीवन यापन हो, सोशल लाइफ को भी देखेगी, सोशल और इकोनॉमिक, आर्थिक, ठीक है, उसको भी देखेगी। उसके बाद वो उस फॉरेस्ट को मैनेज करेगी, मतलब डिपेंड करता है उसके आसपास के वातावरण के ऊपर में, मतलब चारों तरफ से सोचते हुए कौन मैनेज कर रहा है, तो पब्लिक फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में उसको कुछ नहीं, उसको लग रहा है कि हाँ इसके जो जंगल है वो पूरे तैयार हो गए, तो वो एक बार में काट देगा, वो ये नहीं सोचेगी कि आने वाले सीजन में क्या होना है, ठीक है, वो मतलब फ्यूचर के लिए नहीं सोचेगा, वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, इनमें से किस फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तहत कौन से फॉरेस्ट से हमको ज्यादा इनकम मिल रहा है, ज्यादा इनकम किससे मिलेगा, हमको इससे मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी, एक वर्ड यूज होता है सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब आज तो मिला, कल भी मिला और आने वाले समय के लिए भी हम उसको बचाते हुए या उसको कंटिन्यूएशन में रख रहे हैं, उसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो इनमें से प्राइवेट फॉरेस्ट और पब्लिक फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा सस्टेनेबल कौन सा है, तो पब्लिक फॉरेस्ट सस्टेनेबल है। इसको कौन गवर्न करना है, गवर्नमेंट बॉडी, चाहे वो एनजीओ हो चाहे खुद गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो इसको मैनेज करती हैं। अब देखो फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट से हमको प्रोडक्ट्स मिलते ही रहते हैं। सपोज नेचुरल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा सा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे 10% जो वृक्ष है वो पूरे तरीके से मैच्योर हो चुके, मतलब अब ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। 20% जो है वो अभी उसकी ग्रोथ हो रही है, मतलब अभी वो अपना फुल स्टेज को नहीं पाया है, ठीक है, मतलब ये अभी सैपलिंग कंडीशन में है, मतलब ये अभी अपना ग्रोथ पूरा नहीं लिया है। 20% ऐसे हैं जिनके सीड जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, सीड जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। 10% ऐसे हैं जो अभी जस्ट सीडलिंग स्टेज में छोटे हैं, ठीक है, सीडलिंग स्टेज में है। और 20% ऐसे हैं जो काम के नहीं है, डिग्रेडेड है, इसका वैल्यू कम है, डिग्रेडेड है। और 10% ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब है तो भी ठीक, नहीं है तो ठीक है। अब इससे हमको फॉरेस्ट से प्रोडक्ट लेना है। सपोज मैं कोई इंडस्ट्री लगा रही हूँ, और उस इंडस्ट्री में मुझे क्या चाहिए, टिम्बर चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी तो नहीं है, अब टिम्बर या फिर चलो प्लाई को देख लेते हैं, प्लाईवुड देख लेते हैं, टिम्बर या प्लाई, ये जरूरी तो नहीं है कि मुझे पाइनस चाहिए तो मैं पाइनस ही यूज करूंगी। अगर कोई और ट्री मेरे फील्ड में, मेरे फॉरेस्ट में प्रेजेंट है तो मैं उसको भी तो इस्तेमाल करना चाहूंगी, ठीक है। इसके अलावा हम जो सिल्वीकल्चर में टेंडिंग ऑपरेशन देखते थे, तो उसमें थिनिंग हो रहा था, प्रूनिंग हो रहा था, गर्डलिंग हो रहा था ना, ये सब टेंडिंग ऑपरेशन में। तो ये सारे चीजों से जो भी मटेरियल बाहर आ रहा था उसको क्या कहते हैं वो देखेंगे अभी, ठीक है। देखो ये जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट से आज की डेट से, सीड से, जब से ये फॉरेस्ट डेवलप हुआ है तब से लेकर के जब ये पूरा फॉरेस्ट को हम 100% कट कर दे, कब 100% कट कर दे पूरा, उसको कहेंगे फाइनल कटिंग,
ठीक है। जब हम सीड लगाए, सीड लगाने के बाद वो सीडलिंग कंडीशन में आया, उसके बाद थोड़ा और ग्रो किया, फिर हम उसमें थिनिंग प्रूनिंग किए, तो बीच में भी तो हमको प्रोडक्ट मिला। फर्स्ट प्रोडक्ट हमने जब फर्स्ट इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो बीच में जो प्रोडक्ट मिला, चाहे थिनिंग प्रूनिंग से हो या गर्डलिंग से हो, मतलब फाइनल फेलिंग से पहले जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसको कहते हैं हम इंटरमीडिएट ठीक है, कटिंग। जो भी हम कर रहे हैं पहले शुरुआत से लेके अंत तक, अंत की जो कटाई है उसके बीच में जो भी हम टेंडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उसको किस में डालेंगे हम? इंटरमीडिएट कटिंग में। इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा, इससे जो उत्पाद मिलेगा उसको कहते हैं इंटरमीडिएट यील्ड। इंटरमीडिएट यील्ड क्वेश्चन कैसे आएगा वो बता रही हूं मैं आपको, इंटरमीडिएट यील्ड। और ये जो फाइनल जो निकलता है आखिरी में जो मिलेगा वो हमको उसको कहेंगे फाइनल यील्ड। यील्ड मतलब होता है उपज। क्या होता है? उपज, उपज। ठीक है, देखो वर्ड यूज होता है इंटरमीडिएट यील्ड और फाइनल यील्ड। देखो हमने सपोज किसी फॉरेस्ट से हमको 1000 मेट्रिक टन हमको टिम्बर मिल रहा था फाइनल कटिंग में, लेकिन इंटरमीडिएट में हमको 20 मेट्रिक टन और मिल चुका है, 20 मेट्रिक टन मिल चुका है। तो अगर पूछा जाएगा फाइनल यील्ड, फाइनल यील्ड, तो फाइनल यील्ड में तो आप 1000 लिखोगे, 1000 लिखोगे, लेकिन ये गलत होगा। ठीक है, फाइनल यील्ड 1000 है और टोटल यील्ड है ना, टोटल यील्ड में आप 1000 प्लस 20 दैट मीन्स 1020 आएगा आंसर। ठीक है, देखो टोटल यील्ड और फाइनल यील्ड में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर इसी से आएगा, क्वेश्चन जो होगा वो इसी से ही आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आएगा किसी फॉरेस्ट एरिया में शुरुआत में हमको इंटरमीडिएट यील्ड 20 मिला, ठीक है, और फाइनल यील्ड मान लो हमको 90 मिला, 90 मेट्रिक टन में मिला, तो हमारा फाइनल यील्ड क्या होगा ये पूछेगा, ऑप्शन में देगा आपको 110, 120, 90, 100 ये पूछेगा। तो आप उसको क्या करोगे, जब फाइनल पूछ रहा है तो सिर्फ फाइनल वाला को देखोगे आप, लेकिन अगर टोटल पूछा है तो दोनों को ऐड करोगे। टोटल मतलब जब से वो सीड से बड़ा हुआ है तब से लेकर के आखिरी फाइनल कटिंग तक का जो भी उपज मिला वो सारा उसके यील्ड में, उपज में आ जाएगा, उसको कहेंगे टोटल यील्ड। ठीक है, आया क्लियर? क्लियर हुआ ये चीज? हो गया होगा क्लियर? ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है। अब देखो क्वेश्चन और क्या देगा, क्वेश्चन और क्या देगा, द क्वांटिटी ऑफ टिम्बर या प्रोड्यूस obtained as a result of harvesting during final cutting is known as या is called as, ऑप्शन दे देगा आपको फाइनल कटिंग, दूसरा दे देगा टोटल कटिंग, टोटल फाइनल यील्ड या टोटल यील्ड, या दे देगा ऑप्शन दे देगा आपको इंटरमीडिएट यील्ड, फोर्थ दे देगा आपको सस्टेनेबल यील्ड।
अब बताओ क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्वांटिटी अमाउंट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर और प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग फाइनल कटिंग। फाइनल कटिंग, ठीक है, फाइनल कटिंग बोल दिया मतलब आपका आंसर होगा फाइनल यील्ड, ठीक है। दूसरा, इसी को चेंज कर देते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं, द क्वांटिटी ऑफ टिम्बर प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, सिर्फ हार्वेस्टिंग दे दिया है या दे दिया है पूरा लाइफ स्पैन दे दिया उसमें, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या आएगा आपका टोटल यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल यील्ड और टोटल यील्ड में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस आता है, तो इंटरमीडिएट यील्ड उसका डिफरेंस है। टोटल यील्ड इक्वल टू होता है फाइनल यील्ड प्लस इंटरमीडिएट यील्ड। फॉर्मूला क्या है टोटल यील्ड का, तो फाइनल यील्ड प्लस इंटरमीडिएट यील्ड। इसी को आपको रिलेशन के फॉर्म में दे देगा, टोटल यील्ड क्या है, फाइनल यील्ड क्या है और इंटरमीडिएट यील्ड क्या है। तो हम कंफ्यूज होते हैं फाइनल और टोटल में, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, टोटल यील्ड क्या होता है, पूरा को एक साथ ले रहे हैं, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक में जो जो हमको मिला वो सब को हम ले रहे हैं। और फाइनल में जो हमको फाइनल कटिंग के दौरान मिलता है सिर्फ हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। क्या है टोटल यील्ड इक्वल टू फाइनल यील्ड प्लस इंटरमीडिएट यील्ड, ठीक है। इसी का फॉर्मूला को आप चेंज कर देगा, क्या फाइनल यील्ड जो होता है वो क्या है टोटल यील्ड माइनस इंटरमीडिएट यील्ड, ये दे देगा, या इंटरमीडिएट यील्ड क्या है तो टोटल यील्ड माइनस फाइनल यील्ड। ऐसे क्वेश्चंस देता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। देन और एक वर्ड होता है वो होता है रेगुलर यील्ड, ये यहां तक है, ठीक है। इसके बाद की दूसरा टॉपिक है रेगुलर यील्ड, मतलब कोई फॉरेस्ट एरिया है उससे हर साल हर 10 साल में एक निश्चित अमाउंट पे हमको जो भी प्रोड्यूस है, चाहे वो फूड हो, चाहे फॉडर हो, चाहे फ्यूल वुड हो, चाहे टिम्बर हो, एक निश्चित अमाउंट में मिल ही रहा है, ठीक है। मतलब मान लो पहले 10 साल में हमने इसको काट लिया, उसके 10 साल में इसको काट लिया, मतलब हमेशा हमको निश्चित अमाउंट में वो प्रोडक्ट उस फॉरेस्ट से मिल रहा है, रेगुलरली मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे रेगुलर यील्ड। क्या बोलेंगे रेगुलर यील्ड, निरंतर निरंतर हमको उपज मिल रहा है। दूसरा होता है प्रोग्रेसिव यील्ड, क्या प्रोग्रेसिव यील्ड। प्रोग्रेसिव यील्ड मतलब होता है कि पहले साल मान लो 10 मिला, दूसरे साल 12 मिला, तीसरे साल 14 मिला, 15 चौथे साल में हमको 13 मिला, फिर 15 मिला, फिर 18, मतलब ये क्या हो रहा है। अब इसको देखेंगे सीक्वेंस तो नॉर्मली हाँ एक हाथ जगह कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या हो रहा है बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। हमारा जो प्रोडक्शन है, क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव यील्ड। क्या कहेंगे प्रोग्रेसिव यील्ड, जिसमें क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, क्या उसके गुणात्मक एवं जो क्वांटिटी है दोनों ही बढ़ रहे हैं, उपज के कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। एक हाथ साल कम भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन एवरेज देखेंगे तो बढ़ ही रहा है, तो उस कंडीशन उस यील्ड को कहेंगे प्रोग्रेसिव यील्ड, मतलब उस पर हमारा क्वांटिटी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन का जोन है, क्वेश्चन इससे उठता है, क्वेश्चन किससे उठता है तो यील्ड से, इसी टॉपिक से उठता है, ठीक है। देन और क्वेश्चन क्या उठता है कि जो भी प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन जो है 2 बार आ चुका है नेट में, वो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। द प्रोड्यूस obtained as a result of silvicultural operations
आर कॉल्ड। क्या क्वेश्चन पूछा है, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर यील्ड, ऑप्शन बी रोटेशनल यील्ड, ऑप्शन सी फाइनल यील्ड एंड ऑप्शन डी इंटरमीडिएट यील्ड। देखो लोग क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट्री नहीं पढ़े हैं वो सिल्वीकल्चर ऑपरेशन से जो भी प्रोड्यूस मिल रहा है तो दिमाग में क्या आएगा, सिल्वीकल्चर सिस्टम। सिल्वीकल्चर सिस्टम मतलब हाँ कटिंग, जो नहीं पढ़े हैं टेक्निकल वर्ड्स को नहीं समझे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे सिल्वीकल्चर यील्ड या फाइनल यील्ड में कंफ्यूज करेंगे और उन दोनों में से टिक कर देंगे, दोनों ही आंसर गलत। आंसर क्या होगा, देखो प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस। सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस पढ़े हैं हम लोग, टेंडिंग, थिनिंग, प्रूनिंग, ठीक है, टेंडिंग ऑपरेशंस में थिनिंग, प्रूनिंग, गर्डलिंग, तो वो सारे किसके अंतर्गत आएंगे, हमारे इंटरमीडिएट के अंतर्गत आएंगे। आंसर होगा इंटरमीडिएट। ये क्वेश्चन 2014 में, 2018 में, ठीक है, और 2012 में ICAR नेट में पूछा गया है। 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, 2012 में, 2014 में और 2018 में। क्या पूछा गया है कि जो सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस के दौरान हमको जो भी प्रोड्यूस मिलता है, इनिशियल प्रोड्यूस मिलता है, वो क्या होता है, तो वो हमारा इंटरमीडिएट यील्ड होता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ है तो इसको अच्छे से हाईलाइट करते हुए लिखेंगे। क्या होता है, इंटरमीडिएट यील्ड, ठीक है। देन इसके बहुत सारे फॉर्मूला भी हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, वो फॉर्मूला हमको नहीं पढ़ना क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चंस नहीं आते ना, उसमें भी बहुत कम आते हैं नेट में, तो इसमें तो आने की संभावना ऑलरेडी 0 है, ठीक है। अब देखो एक टर्म आता है वो है रोटेशन। क्या है, रोटेशन। रोटेशन पढ़ने से पहले हमको एक चीज देखना पड़ेगा, वो क्या है, इंक्रीमेंट। क्या, इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी। बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट मतलब होता है बढ़ोतरी। हम हर साल थोड़े थोड़े बढ़ते हैं, हर साल हमारे बॉडी में कुछ न कुछ वेट होता है, गेन होता है, ठीक है। आजकल तो उल्टा भी होता है, वेट लॉस भी करते हैं, पहले ज़्यादा वजन थे फिर बाद में कम हो गया, ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो प्लांट है, जो फौना है ना, जो नेचुरल अपना लाइफ जी रहे हैं, उनकी वेट हर समय बढ़ता है, उनका ग्रोथ हर समय बढ़ता है, बायोमास बढ़ते रहता है। तो बायोमास को हम नाप रहे हैं कि मान लो 2020 में कितना था और 2021 में कितना हो गया, ठीक है। मान लो इस समय उसका 100 टन था, अब हो गया 110 टन वेट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो फाइनल, और ये इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 10 kg का उस पे 10 टन का उस पे इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। ट्री पे 10 टन का इंक्रीमेंट हुआ, ये देखेंगे, ये होता है इंक्रीमेंट मतलब बढ़ोतरी। क्या, बढ़ोतरी। आप इंक्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो इसके साथ 3 वर्ड होते हैं, एक होता है पीरियोडिक इंक्रीमेंट, दूसरा होता है करंट एनुअल इंक्रीमेंट और तीसरा होता है मीन एनुअल इंक्रीमेंट। इससे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, ये पहला क्वेश्चन क्या आता है इंक्रीमेंट से, इंक्रीमेंट से बहुत फेवरेट क्वेश्चन जो इंक्रीमेंट से बनता है वो ये है, इंक्रीमेंट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, मापन के लिए किस औजार का, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है, प्रेसलर इंक्रीमेंट बोरर, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है वो क्या है, उसमें ये नहीं देगा, इंक्रीमेंट नाम नहीं देगा क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन उसका नाम है प्रेसलर इंक्रीमेंट बोरर, ठीक है। क्वेश्चन में प्रेसलर बोरर दे देगा, आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। इंक्रीमेंट देखो, जो तना होता है, तना के अंदर में
मैं आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, एनुअल रिंग्स होते हैं, हर साल में उसके रिंग्स बनते हैं। जिस समय ज़्यादा चौड़ा रिंग बना वो साल उसका अच्छा ग्रोथ हुआ, जिस समय कम ग्रोथ पतला रिंग बना उस समय वो कम ग्रोथ किया। ठीक है, तो प्रेस्लर इंक्रीमेंट बोरो को इसके अंदर ऐसा लगाया जाता है और वो कुछ हिस्सा ऐसा निकाल के ला लेता है, कट करके ला लेता है। उसके अंदर रिंग्स की चौड़ाई और उसके हेल्थ को देखते हुए बताते हैं कि इंक्रीमेंट कितना है। ठीक है, इंक्रीमेंट मेजर करने के लिए हम प्रेस्लर इंक्रीमेंट बोरर का यूज करते हैं। इसके अलावा इसका यूज एज पता करने के लिए भी किया जाता है। वृक्षों के एज को पता करने के लिए, उसकी ईयर आयु को पता करने के लिए भी प्रेस्लर इंक्रीमेंट बोरर का यूज करते हैं, क्योंकि ये एनुअल रिंग्स, वार्षिक है ना, एनुअल रिंग्स को काउंट करता है। ठीक है, अब देखो इंक्रीमेंट 3 टाइप के हैं। कौन कौन से बोली मैं? पीरियोडिक, पहला है पीरियोडिक इंक्रीमेंट, पहला है पीरियोडिक इंक्रीमेंट। पीरियोडिक मतलब किसी एक निश्चित टाइम पीरियड के बीच, बोल रहे हैं 2010 से 20 के बीच, है ना। मान लो मैं वृक्ष लगाई हूँ 1980 में, ठीक है, वृक्ष लगाई हूँ, इसका मैं इंक्रीमेंट यहाँ से नहीं पूछ रही, मैं कहाँ से पूछ रहे हैं हम, 2010 से लेकर के 20 के बीच में इसका इंक्रीमेंट क्या हुआ। मतलब किसी एक निश्चित टाइम पीरियड के बीच में हम इंक्रीमेंट, उसका ग्रोथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो होगा क्या? पीरियोडिक इंक्रीमेंट। क्या होगा? पीरियोडिक इंक्रीमेंट। ये पीरियोडिक इंक्रीमेंट एनुअली भी कैलकुलेट किया जाता है, सीजनल भी कैलकुलेट किया जाता है सीजन पे, कि हाँ ठंड के सीजन में कितना ग्रोथ हुआ, गर्मी के सीजन में कितना ग्रोथ हुआ, बारिश के सीजन में कितना ग्रोथ हुआ, ये उस पर किया जाता है। ठीक है, देन सेकंड है करंट एनुअल इंक्रीमेंट, दूसरा है CI। ठीक है, क्या? करंट एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है, करंट एनुअल इंक्रीमेंट। अब देखो मैं वृक्ष कब लगाई थी? 1980 में लगाई हूं। अभी क्या हो गया है? 2021 हो गया है, ऑलमोस्ट खत्म होने आ गया है। ठीक है, ये जो 2021 है, इससे एक साल पहले कितना ग्रोथ हुआ? मतलब 2020। हमने किसी एक वृक्ष का, एक वर्ष का ही अगर हम देख रहे हैं, वो भी आज की डेट से देख रहे हैं, तो वो होगा करंट एनुअल इंक्रीमेंट। क्या होगा? करंट एनुअल इंक्रीमेंट। मतलब हमारे जो वर्तमान में जो ईयर है, उस ईयर में उसका कितना ग्रोथ हुआ है, वो होगा करंट एनुअल इंक्रीमेंट। देन तीसरा मीन एनुअल इंक्रीमेंट। मीन एनुअल इंक्रीमेंट मतलब जब से मैं लगाई थी 1980 से लेकर के 2021 तक कितना ग्रोथ हुआ पूरे टाइम पीरियड में, वो ओवरऑल जो ग्रोथ है उसको कहेंगे मीन एनुअल इंक्रीमेंट। क्या होगा? मीन एनुअल इंक्रीमेंट। अब देखो इंक्रीमेंट को मेजर करना है, इंक्रीमेंट को मापना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है मैट्रिजर इंक्रीमेंट फॉर्मूला। क्या होता है ये नहीं जानना है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना बस इंक्रीमेंट को मापने के लिए फॉर्मूला का नाम क्या है, तो क्या है? मैट्रिजर इंक्रीमेंट फॉर्मूला। लेकिन जब आपको पेपर में देगा तो इंक्रीमेंट नाम को हटा देगा, मैट्रिजर फॉर्मूला पूछेगा। तो मैट्रिजर किसके लिए यूज होता है? याद रखना, इंक्रीमेंट को मापने के लिए, बढ़ोतरी को नापने के लिए। ठीक है, अब देखो हमको पढ़ना है रोटेशन, लेकिन रोटेशन को कब तक नहीं पढ़ सकते? जब तक हम इंक्रीमेंट नहीं पढ़े। इसलिए हम इंक्रीमेंट को पहले पढ़े, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगी कि CI जब MI से बड़ा होगा तब क्या होता है, MI CI से बड़ा, तो आपको जब यही नहीं पता है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा हम देखें क्या होता है। ठीक है, इंक्रीमेंट से 2 क्वेश्चन, एक तो प्रेस्लर इंक्रीमेंट बोरर, इससे निकाला जाता है, दूसरा
फॉर्मूला कौन सा यूज होता है? देखो ये इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, क्या बोलते हैं उसको? उपकरण है, ठीक है, ये क्या है? उपकरण है। बट ये क्या है? तो फॉर्मूला है, सूत्र है। दोनों में अंतर है। ऑप्शन में प्रेसलर फॉर्मूला भी देगा, प्रेसलर फॉर्मूला भी देगा, पर प्रेसलर फॉर्मूला असर नहीं होगा। क्या होगा इंक्रीमेंट के लिए? तो मैटिजर फॉर्मूला। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। प्रेसलर फॉर्मूला दूसरे चीज के लिए यूज होता है। जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगी प्रेसलर फॉर्मूला से हम जो लॉग होता है, लकड़ी की जो काठी होती है, उसको हम नापते हैं, वो उस समय पढ़ेंगे। अभी याद रखिए, इंक्रीमेंट नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, उसका नाम है प्रेसलर इंक्रीमेंट बोरर। और इंक्रीमेंट को मेजर करने के लिए, मापन के लिए जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को बोलते हैं मैटिजर इंक्रीमेंट फॉर्मूला। ठीक है, मैटिजर इंक्रीमेंट फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो रोटेशन, MAI और CAI को याद रखो, क्योंकि अभी ये वर्ड यूज होगा। CAI एंड MAI अभी यूज होगा ये वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। इससे क्वेश्चन बनता है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। रोटेशन, रोटेशन मतलब होता है ऐसा साल, ठीक है, ऐसा ईयर वृक्ष के ग्रोथ में ऐसा साल जिस साल उसको काटने से हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिले, वो अपना ग्रोथ पूरा कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, ऐसे कंडीशन, ऐसे साल को, ऐसे समय को कहा जाता है रोटेशन। जैसे सागौन का होता है 80 से 120 साल, डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंडीशन में। अगर वो अपने फेवरेबल कंडीशन में है, जहां पर उसको अच्छे से वातावरण मिल रहा है, उसको जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो ह्यूमिडिटी मिल चाहिए, वो सब मिल रहा है, तो वो 80 साल में अपना पूरा ग्रोथ ले लेगा, पूरा ग्रोथ ले लेगा। लेकिन जहां वो जबरदस्ती ग्रो हो रहा है, जहां उसकी मर्जी नहीं है, उसके फेवर के हिसाब से जगह नहीं है, मिट्टी नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां पर वो 120 साल अपना लगाएगा। ठीक है, अपना 120 साल में वो अपना पूरा फुल ग्रोथ को अचीव करेगा। जिस साल में कोई भी वृक्ष अपना फुल ग्रोथ को अचीव कर लेता है, जिस साल में, जिस वर्ष में कोई भी वृक्ष की प्रजाति अपने पूरे ग्रोथ को, अपनी पूरी वृद्धि को अचीव कर लेता है, उस साल को कहते हैं उसका रोटेशन ईयर। क्या कहते हैं? रोटेशन ईयर। जिस वर्ष में उस वृक्ष का अपना पूरा ग्रोथ अचीव कर लिया है, तो वो होगा उसका रोटेशन ईयर। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है ना, हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा जो पॉजिटिव ग्रोथ है, मतलब हमारी बॉडी की एक्टिविटी, स्ट्रेंथ, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा जो पॉजिटिव ग्रोथ है वो 30 to 40 ईयर्स के बीच होता है। जैसे ही 40 ईयर्स क्रॉस होता है तो धीरे धीरे बॉडी जो है वो डिग्रेड होने लगती है, बॉडी में डिसीजेस आएंगे, कमजोरी आएगी, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट होंगे, घुटनों में दर्द, सिर दर्द, चश्मा, आँख में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, BP, शुगर, ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मतलब क्या, अब बॉडी डिग्रेड होने लग रही है। वैसे ही वृक्ष के साथ में है, जब कोई ट्री है वो अपने रोटेशन एज में पहुंच चुका है, उस समय उसको कट करेंगे, उस ईयर में उसको कट करेंगे तो हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा और बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। लेकिन अगर हम रोटेशन ईयर होने के बाद कट करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम होने की संभावना हो जाती है और बुढ़ापे में बीमारी जल्दी होती है। वैसे ही वृक्षों में भी उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसमें इंसेक्ट्स का, पैथोजेंस का अटैक होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए वृक्षों को रोटेशन ईयर से पहले कट कर लिया जाता है। अलग अलग वृक्ष का अलग अलग रोटेशन पीरियड होता है। ठीक है, अलग अलग वृक्ष का अलग अलग रोटेशन पीरियड होता है। साल का भी 80 और 120 है, साल का भी, टीक का भी 80 120 है। ठीक है, 80 120 इसलिए बोल रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन में 80, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन में है, अपने हिसाब से जगह पे नहीं है, तो वो 120 तक होता है। ठीक है, अब देखो रोटेशन, ये जो रोटेशन है ना, ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन जो है कब होता है, कब होता है रोटेशन जो है वो कब किया जाना चाहिए, किसी भी वृक्ष का रोटेशन ईयर
कैसे मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? देखो, पहले साल जब मैं लगाई, उसके 10 साल बाद, 20 साल बाद, ऐसे करते 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 80 साल या 100 साल तक हम गए। ठीक है, पहले साल इस पे जो ग्रोथ हुआ वो 10 मिलियन टन का हुआ, दूसरे 10 साल में इस पे 20 मिलियन टन का हुआ, तीसरे 10 साल में इसका 30 मिलियन टन का हुआ, चौथे, ऐसे करते 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 यहाँ पे मान लो 90 मिलियन टन का इसमें ग्रोथ हुआ। एग्जाम्पल, ठीक है, 90 मिलियन टन का हमको ग्रोथ हुआ। कितने साल में? पूरे 100 साल में, पूरे 100 साल में। लेकिन अभी देखो सब में 10-10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब बढ़ोतरी जो है वो लगभग सेम है, या 10, 22, ठीक है, 22, 35, 46 ऐसे, मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट जो है वो बढ़ रहा है, 48 ऐसे। ठीक है, इसमें 12 का हुआ, इसमें 13 का हुआ, इसमें भी 13 का हुआ, आगे और मान लो 64, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, 16 का हुआ। मतलब इंक्रीमेंट ये जो है ये क्या बता रहा है? ये करंट एनुअल इंक्रीमेंट बता रहा है। मतलब पिछले बार जब नापे थे उससे लेकर के अब नापे तो 12 का इंक्रीमेंट हुआ, पिछले बार जब नापे तो उससे अब नापे तो क्या हुआ? 13 का इंक्रीमेंट हुआ। ये क्या बता रहा है? ये करंट एनुअल इंक्रीमेंट बता रहा है। ठीक है, करंट एनुअल इंक्रीमेंट बता रहा है। लेकिन ये जो बता रहा है 10 से लेकर के यहाँ तक जो ग्रोथ हुआ 64 तक, ठीक है, तो ये क्या है? उसका मीन एनुअल इंक्रीमेंट बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि अभी तक इतना हुआ। हम मीन एनुअल इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे? कि ये कितने साल में, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 50 साल में वो कितना ग्रोथ कर रहा है? 64 मेट्रिक टन ग्रो कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्या देख रहे हैं हम? 10 साल में इसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। अभी हम इसको लेके चल रहे हैं, किसमें? करंट एनुअल इंक्रीमेंट में, और इसमें हम मीन एनुअल इंक्रीमेंट में। ठीक है, तो एक साल में कितना हुआ? तो 64/50 करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम? 16/10। ठीक है, जो भी वैल्यू आए, जो भी वैल्यू आए, इसमें कितना आएगा? 1.2 के आसपास आएगा, और इसमें कितना आएगा? 1.6 के आसपास आएगा। मतलब ऐसा साल जिसमें करंट एनुअल इंक्रीमेंट का वैल्यू मीन एनुअल इंक्रीमेंट से कम हो जाता है। क्या बोल रही हूं मैं? ऐसा साल, देखो इसमें क्या हुआ? ये मीन एनुअल इंक्रीमेंट 1.2 है और करंट क्या है? 1.6 है। ये है, अभी क्या है? ये बड़ा है, ये बड़ा है। ऐसी समय बीतते जाएगा तो ये धीरे से छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। जिस साल MAI का वैल्यू, मीन एनुअल इंक्रीमेंट का वैल्यू CAI, करंट एनुअल इंक्रीमेंट से ज्यादा हो जाता है, उस साल को रोटेशन पीरियड कहते हैं। क्वेश्चन यही उठता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि रोटेशन ईयर क्या होता है? किसी भी प्लांट का रोटेशन ईयर निकालना है तो क्या होगा? जब CAI MAI से बड़ा होगा तब, पहला ऑप्शन। दूसरा CAI जब MAI से छोटा होगा तब, जब CAI MAI के बराबर होगा तब, या चौथा CAI और MAI का कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो रोटेशन ईयर हम क्या लेंगे? जब हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल रहा है। जब CAI MAI से छोटा हो गया तब वो उसको काट लेना चाहिए। क्या होना चाहिए? काट लेना चाहिए। CAI जब, मतलब करंट एनुअल इंक्रीमेंट जब मीन एनुअल इंक्रीमेंट से छोटा हो गया, ठीक है, तब उस कंडीशन, नॉर्मली क्या होता है? बड़ा रहता है करंट एनुअल इंक्रीमेंट, जब तक कि ग्रो हो रहा है तब तक कि वो बड़ा होगा, बड़ा रहेगा। लेकिन जब जैसे ही वो अपने मीन, अपने एक्टिव ग्रोथ को पा लिया तो उसका ऑटोमेटिकली बॉडी डिग्रेड होगा। तो हमको इंक्रीमेंट क्या? करंट एनुअल इंक्रीमेंट का वैल्यू कम मिलेगा। कम मिलेगा तो वही एज होता है रोटेशन एज। क्या होता है?
रोटेशन एज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, हर किसी में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, रिपीट होता है। मैं बोल रही हूँ रिपीट हो रहा है, मतलब ये एसीएफ में भी आने का चांस 100% बनता है। क्या? किसी भी वृक्ष का रोटेशन ईयर कौन सा ईयर होगा? जब करंट एनुअल इंक्रीमेंट मीन एनुअल इंक्रीमेंट से कम हो जाए। और बेस्ट रोटेशन ईयर, देखो रोटेशन ईयर बोला तो ये, लेकिन बेस्ट टाइम कब होगा? जब CAI और MAI इक्वल हो। कब? जब CAI और MAI इक्वल हो, तब वो बेस्ट रोटेशन पीरियड होगा। क्या होगा? बेस्ट रोटेशन पीरियड। ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है, ठीक है, बहुत कॉमनली आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? रोटेशन क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, CAI क्या है, MAI क्या है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो रोटेशन जो है वो अलग अलग वृक्षों के अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग वृक्षों के अलग अलग टाइप्स या अलग अलग ईयर्स होते हैं। उससे क्वेश्चंस अमूमन कम पूछेगा, ठीक है, बहुत कम पूछने का चांस है कि किसका रोटेशन क्या है। हाँ, ये पूछ सकता है कि रोटेशन कितने टाइप के होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, रोटेशन कितने टाइप के होते हैं। तो रोटेशन जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। रोटेशन 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये जो 6 टाइप है ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला फिजिकल रोटेशन। क्या होता है मैं बताऊंगी, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, फेवरेट जोन है ये, मैनेजमेंट का फेवरेट जोन है, ठीक है। पहला है फिजिकल रोटेशन, दूसरा है सिल्वीकल्चरल रोटेशन, ठीक है, तीसरा है रोटेशन, तीसरा है रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन, रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन। देन फोर्थ है रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम। अभी सिर्फ लिखिए, मैं बता रही हूं क्या होता है और कब यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है टेक्निकल रोटेशन, और लास्ट है फाइनेंशियल रोटेशन। ठीक है, फिजिकल रोटेशन, सिल्वीकल्चरल रोटेशन, रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन, रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम, टेक्निकल रोटेशन एंड फाइनल रोटेशन, ठीक है। इतना नाम को आप याद रखिए। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी, तो आप लोगों का हौच पौच हो जाएगा। ये नाम को आप याद रखिए, ठीक है। कंटिन्यू इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ रोटेशन बताऊंगी और कौन से सिस्टम में हमारा जब एम क्या है उसके हिसाब से हम कौन से रोटेशन को फॉलो करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए। ओके देन, थैंक यू।